हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। साथ में हम लोगों ने देखा था इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी लिखी जाती है और एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे वहां एल को फाइंड करते थे यहाँ पर एम को फाइंड करने के स्टेप्स क्या होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर कॉइल्स के बारे में बात की जाएगी। दो सर्कुलर कॉइल है उसमें टोटल फ्लक्स कितना लिंक होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा आज का कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जैसे वहां पर सेल्फ इंडक्शन में देखा था कि अगर कोई कॉइल है उस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो उस कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है। और फैराडे के ईएमआई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ बनता है और वो ईएमएफ अपने ही कॉज का अपोज करता है। सेम थिंग यहां है, बस ये है जहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो किसी और कॉइल की करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका फिगर देखो कैसा है। यहां पर हमारे पास एक कॉइल दे रखी है ऐसी, ये कोई कॉइल दे रखी है और इसके सामने यहां पर एक दूसरी कॉइल है और इसमें इस तरह से कॉपर वायर्स वाउंड किए गए हैं। ये इस तरह से कॉपर वायर्स वाउंड किए गए हैं। इस तरह से, ठीक है। और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक रियोस्टैट लगाया गया है, ये रियोस्टैट लगाया गया है RH, और यहां पर दूसरी कॉइल वाउंड की गई है। ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, और इसको कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ। ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है, एक दूसरे के आसपास रखी हैं। ये इसमें करंट फ्लो करेगी, ये माइनस और प्लस, तो करंट इधर से फ्लो करना शुरू करेगी, इधर से करंट आएगी, इधर से करंट आएगी, इसमें इधर से करंट निकलेगी, इधर से करंट, इधर से करंट, इधर से, फाइनली इधर से कलेक्ट कर ली जाएगी करंट। इस तरह का कुछ होगा। तो करंट की वैल्यू देखो इसमें इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन इधर आएगी तो इसमें इधर N बनेगा, तो इसमें इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर करेंगे। देखो इस वाले एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर करेंगी और उस वाले एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी। इस वाले केस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, फाइनली इधर से बाहर निकल जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। कुछ इस तरह का होगा। और इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो यहां से देखो वो गैल्वेनोमीटर लगा है, रियोस्टैट लगा है, रियोस्टैट से हम करंट की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहां पर करंट की वैल्यू कम या ज्यादा करते हैं तो इस कॉइल से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। यहां पर जिस कॉइल में करंट फ्लो कराई जाती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल होती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में आगे जब बात करेंगे तो हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे उसे, और यहां पर बात करते हैं ये सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल होती है जिसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसका फ्लक्स चेंज होता है किसी दूसरे कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से। तो ये हो गई प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी। एक दोनों को आसपास रखा गया, इन दोनों के अंदर जो फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ करंट चेंज होगी, फ्लक्स लिंक करेगा, उसकी वजह से यहां का फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो यहां ईएमएफ बनेगा। तो इसमें जो ईएमएफ बनता है या इसका जो फ्लक्स होता है वो इसकी करंट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 करंट फ्लो कर रही है, तो अगर इसके अंदर I1 करंट फ्लो करेगी तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो I1 होगा वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स चेंज करवाने के लिए। तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स दूसरी जो कॉइल का लिंक होगा वो पहले की करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो और भी पैरामीटर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली यहां से तो ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो भी यहां पर φ21 होगा, φ21 का मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू कॉइल 1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट के। अगर यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा φ21 इज इक्वल टू में लिखा जाता है MI1। जैसे वहां पर L लिखते थे वैसे यहां पर M लिखा जाता है। ये M क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ये M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। इस तरह से ये डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा भी है, इस कॉइल में अगर करंट फ्लो करवाई जाएगी, इसका फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए तो भी सेम प्रोसेस होगा। उसको अभी इधर समझते हैं, इधर नए पेज पर। अभी हमने देखा कि जो φ21 लिखा जाता है वो लिखा जाता है M21। यहां पर जो लिखा गया है ना ये M21 का लिखेंगे हम, तो M21 लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे I1, ऐसा बनने वाला है। यहां पर ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 है। ठीक, ये बना पहला हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को जनरलाइज करते हैं अलग अलग केस के लिए। देखो क्या बनेगा ये। अब इस फार्मूले को जनरलाइज करोगे तो यहां से लिख सकते हैं फाई, अगर यहां से लिखा जाए 1 और 2, मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करे, प्राइमरी का फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए, तो उस केस में से लिखा जा सकता है M12, यहां पर लिखा जाएगा I2 में करंट फ्लो करेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां से थोड़ी और कैलकुलेशन की जाए तो क्या निकल के आएगा, ये जो M होगा यहां पर M21 लिख देते हैं, दोनों क्या है, और यहां पर M12 है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, ये पहले का मतलब हो गया। ये है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 दिया जाता है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहां से डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करें, तो यहां पर लिख देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल सेकेंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसे लिखेंगे E21। 1 का मतलब क्या है, यहां पर 2 में इंड्यूस होगा, 1 की वजह से होगा, तो उसे लिखा जा सकता है माइनस d∅21 डिवाइडेड बाई में dt लिखा जा सकता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जा सकता है। यहां पर ये लिखा गया है सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की जो रेट होती वही ईएमएफ के बराबर होगी। ठीक है, यहां पर देखो जो φ21 है वो क्या है, φ21 इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, देखो M21, यहां पर लिखा गया है I1। सही है, डिफरेंशिएट कर दो इसे, तो d∅21 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू में M21 तो कांस्टेंट है, यहां पर करंट चेंज हो रही है, तो di1 बाई dt लिखा जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सही है। अगर सेकंड इक्वेशन ये लिखी गई, फर्स्ट इक्वेशन ये है, और अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज इनको कंपेयर करवाते हैं तो यहां पर लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर कंपेयर करवाएंगे तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। माइनस साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो E21 निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, d∅2 ओवर dt के बराबर होगा। तो यहां पर d∅2 ओवर dt किसके बराबर है, M21, यहां पर आ जाएगा di1 डिवाइडेड बाई dt बन जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंडरी में कितना कॉइल लिंक होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। यहां पर दूसरा लिखना चाहो तो लिख लो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1। कॉइल 1 के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो क्या निकल के आएगा यहां से E, यहां पर देखो लिखा गया है 21, तो यहां 12 लिख दो, इज इक्वल टू में यहां बन जाएगा M12, यहां पर बनेगा d∅2 ओवर dt बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी का हमें चाहिए होगा, प्राइमरी का चाहिए होगा, तो सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो करेगी इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अलग अलग केस के अंदर की ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। अगेन यहां पर जो भी m लिखा जाता है, m इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वहां जैसे लिखी जाती थी हेनरी या वेबर पर
एम्पियर, जैसा लिखना चाहो लिख लो, वेबर पर एम्पियर और हेनरी लिखा जाता है, हेनरी, जो भी लिखना चाहो लिख लो, हेनरी को कैपिटल H से लिखा जाता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो देखो यहां पर लिख दिया गया है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने अभी तक ये कंक्लूजन निकाला कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी और किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया अभी, वो यहां पर लिखा है। देखो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, शेप पर डिपेंड करता है, कॉइल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल अरेंजमेंट कैसा है, मतलब वो एक दूसरे के पास तो रखी गई हैं, ओरिएंटेशन उनका कैसा है इस बात पर भी डिपेंड करेगा, of the coils as well as the magnetic permeability of the medium surrounding the coils। मैग्नेटिक मीडियम का मतलब ये होता है कि उस कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा दिया गया। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा तो उस केस में उसका मैग्नेटिज्म कई 100 टाइम्स बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्कस कर रहे थे। तो वही है यहां से कि हम ये लिखना सीखते हैं कि जो भी फाई लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल का वो प्राइमरी के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो हमें बताएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। जो M है वो हमें बताएगा कि और किन चीजों पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर, शेप पर, म्यूचुअल अरेंजमेंट पर, साथ में मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर। इसको यहां पर एक पॉइंट के जैसा याद रखो, कुछ पॉइंट्स बता देते हैं यहां पर इंडक्टर से रिलेटेड। इंडक्टर, इसके बारे में हम लोगों ने बात की ऑलरेडी। इंडक्टर से रिलेटेड एक दो पॉइंट सुन लो। पहला पॉइंट ये होता है इंडक्टर का सिंबल तो इस तरह से होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 3 अलग अलग सिंबल्स बनाते हैं, ये ऐसे 3 अलग अलग सिंबल्स हैं। अगर ये सिंपल इस तरह से दिया गया है तो इसमें एयर कोर है, ये एयर कोर है। और अगर इसके अंदर कुछ इस तरह से दिया जाए तो इसके अंदर आयरन कोर है, आयरन कोर है। और इसके अंदर अगर कुछ इस तरह से दिया जाए, इस तरह से दिया जाए तो इसमें फेराइट कोर है, फेराइट कोर है। फेराइट कोर होगी तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयरन कोर होती तो इस तरह से, एयर कोर होती है इस तरह से। इस वाले को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वाले को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फेराइट कोर, आयरन कोर अगर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती किसी कॉइल के अंदर तो उस केस में क्या होता है, उसका मैग्नेटिज्म कई 100 टाइम्स बढ़ जाता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है ऑलरेडी। तो इंडक्टर से रिलेटेड इतने पॉइंट हैं, याद रखना है इसे। बाकी इसके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये क्या कहती है, यहां पर अभी हम लोगों ने लिखा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। अब ये कब बराबर होते हैं कब नहीं बराबर होते हैं, इसके लिए हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहां पर देखा जो भी कॉइल होती हैं, कॉइल के अंदर अगर आयरन कोर या फेराइट कोर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उस केस में M12 और M21 अलग अलग होंगे। और अगर एयर कोर होती तो उस केस में दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आएगा, पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, दोनों सेम निकल के आएंगे। यही कहती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पढ़ो, एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म दैट इन द absence ऑफ मटेरियल मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, कॉइल के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम नहीं है, द कोफिशिएंट ऑफ M12 एंड M21 आर इक्वल, इक्वल लिखे जाते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बिकॉज ऑफ दिस रीजन we do not have to distinguish between M12 and M21 and can simply speak the mutual inductance of two circuits। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये कोई सर्किट दिया गया है, ऐसा ये कोई सर्किट दिया गया है, इसमें करंट फ्लो करवाई जा रही है और यहां पर एक दूसरी कॉइल रखी गई है ऐसे, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया गया है इस तरह से। तो इसमें करंट फ्लो कराओ, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाओ, या इसमें बैटरी लगा करके इसमें गैल्वेनोमीटर लगाओ, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करो। तो M21 लिखो या M12 लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होंगे फॉर एयर कोर। एयर कोर के लिए दोनों बराबर होंगे। अब यहां पर इस कोर, इसमें जो भी कॉइल है इसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो फिर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बदल जाएंगे। लेकिन जब भी कभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जनरली
ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर एयर कोर लेकर के कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, और जिसका फ्लक्स हम नहीं निकाल पा रहे होते हैं उस केस में भी क्या करते हैं, जो भी करंट दी होती है उसके दूसरे वाले कॉइल के अंदर करंट एज्यूम करके उसका फ्लक्स निकालते हैं, और एम की वैल्यू निकालने के बाद उसको हम रिवर्स करके आंसर लिख देते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे। लेकिन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, ये बताती है कि अगर दो कॉइल रखी गई एक दूसरे के पास पास में, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाए, पहले का दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में, फॉर एयर कोर के लिए वो दोनों की दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो M12 की वैल्यू जो होगी M21 के बराबर निकल के आएगी। ये कहती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसके आगे बात करते हैं, M निकालने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे L निकालने के स्टेप्स होते थे वैसे M निकालने के होते हैं। पहला क्या है, एज्यूम करंट I1 इन द फर्स्ट कॉइल, कोई एक कॉइल के अंदर करंट एज्यूम कर लो। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करे, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा वो निकालो। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज निकाल लो और फिर कंपेयर करवा लो इस इक्वेशन के साथ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हो तो। अगर नहीं दिए गए हो तो भी कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पर ये देखो, ये यहां पर दी गई है कोई कॉइल, और यहां पर एक गैप रख लेते हैं हम, और इस सब को मिलाकर के कनेक्ट कर दिया जाता है बाहर से, और इसके अंदर एक कॉइल रखी जाती जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। इसमें लगा है गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर लगा है गैल्वेनोमीटर। ये टच नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना। ये इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। बाहर वाली में करंट फ्लो करवाते हैं, बाहर वाले में करंट फ्लो करवाते हैं, और इस वाले में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो जिसमें करंट फ्लो करती वो तो हो गई प्राइमरी कॉइल हो गई है, और जिसमें हमें फ्लक्स निकालना है वो हो गई सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझो। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं N2, इसमें दिए गए नंबर ऑफ टर्न्स N1। इसकी जो रेडियस दे रखी स्मॉल r है और इसकी रेडियस जो दे रखी वो कैपिटल R है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, करंट एज्यूम करनी थी तो करंट की सप्लाई दे दी हम लोगों ने। अब क्या करना है, इसके अंदर कितना फील्ड बनेगा बाहर वाली करंट की वजह से। तो अगर इसकी रेडियस की वैल्यू बहुत कम मानी जाए, इफ r इज बहुत कम है, r इज वेरी लेस देन कैपिटल R की वैल्यू कैपिटल R से बहुत कम है, तो यहां इसके सेंटर पर जो फील्ड लिखा जाएगा वो कितना लिखा जा सकता है, तो B1 लिखा जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं 2 पाई नहीं 2R लिखा जाता है, तो सिर्फ 2R लिखेंगे। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी तो कुछ है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो है N1 नंबर ऑफ टर्न्स। इतना बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मतलब फील्ड बनेगा। अब अगर इस फील्ड को यूनिफॉर्म मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो उस केस में क्या लिखा जाएगा बोलो। यहां पर हम लिख पाएंगे जो φ2 बनेगा 1 वो बराबर होगा M, और यहां अब ये M12 और M21 तो बराबर हो गए अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यहां पर कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है, तो φ21 की वैल्यू हो जाएगी M टाइम्स यहां पर क्या लिखा जाएगा I2, ये I1 लिखा जाएगा, लिखेंगे ना। तो फाई निकालना है हमें, तो क्या निकालो φ21 इज इक्वल टू में B बन जाएगा म्यू नॉट N1I डिवाइडेड बाय में 2R, इनटू में क्या लिख सकते हैं एरिया। इसका एरिया कितना लिखा जाएगा छोटे वाले का, तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो देखो, तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो यहां पर N2 से मल्टीप्लाई करा दो और इसको कंपेयर करवा लो। तो यहां पर देखो लिखा गया है म्यू नॉट N1 N2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2R बन जाएगा, इनटू में क्या बन जाएगा I बनेगा। देखो I को छोड़कर जितना कुछ भी बचा हुआ है
वो सब क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो यहां से लिखना चाहो तो लिख लो कंपेयर करवा के कि जो m निकल के आएगा दो कॉइल का वो लिखा जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r लिखा जाएगा। ये स्टेप्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। अगला एक देखो, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन सोलेनॉइड एंड कॉइल। सोलेनॉइड और कॉइल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऐसे समझो, एक सोलेनॉइड दे रखी है, ऐसे ये सोलेनॉइड दे रखी है, ये सोलेनॉइड है, और एक कॉइल दे रखी है। ये कोई कॉइल दे रखी है, ये कोई कॉइल दे रखी है, दो अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो करवाना है हमें, तो करंट फ्लो करवाएंगे। एक तो कॉइल है, दूसरी सोलेनॉइड है, तो अंदर वाली जो है ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, और बाहर वाली क्या है, कॉइल है, कॉइल है। अब बताओ, अंदर वाले में अगर करंट फ्लो करवाई जाती, सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाते, तो इसके अंदर जो फील्ड बनता वो तो यूनिफॉर्म बनता है ना, बनता है। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म बनेगा तो उस केस में बी लिखा जाएगा, वो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई लिखा जाता है, लिखते हैं। तो B इज इक्वल टू में लिखा जाएगा म्यू नॉट, n को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाई L लिखा जा सकता है, इनटू में I लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं N1 दिए गए हैं, तो यहाँ पर N1 लिख देंगे, L लेंथ है। और अगर फाई लिखा जाएगा तो फाई लिखा जाएगा BA, तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट, यहाँ पर बन जाएगा N1 अपॉन में L बनेगा, इनटू में I बन जाएगा। देखते जाओ, म्यू नॉट N1 बाई L बन जाएगा, इंटू I बनेगा, इंटू में एरिया, एरिया को एरिया लिखा रहने देते। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तो मान लेते हैं N2 है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, सपोज मान लिया गया। तो यहां से बताओ क्या निकल के आएगी ये वैल्यू, यहां से बन जाएगा फाई, या फिर N2 इंटू में फाई, ये दूसरे का होगा पहले के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2A डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जा सकता है, L लिखा जा सकता है, इनटू में I लिख सकते हैं। तो जो ये लिखा गया है यही क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू। तो M क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2A डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, L बनेगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी है ऐसा ही, सेम यही क्वेश्चन है, उसको देखेंगे आगे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर निकालने का तरीका क्या होता है, किसी एक में करंट एज्यूम करनी है हमें, दूसरे का फ्लक्स निकालना है। अब करंट किसी में भी एज्यूम कर सकते हैं, दोनों के लिए M की वैल्यू सेम निकल के आती है। वही कॉन्सेप्ट लगा करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और यहां पर एक रेक्टेंगल दिया गया है, साइड A और B दे रखी है इनकी, L लेंथ डिस्टेंस पर रखा गया है, बताना है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वजह से जो यहाँ फ्लक्स बनने वाला है या B बनने वाला है वो तो चेंज होगा ना, तो डिस्टेंस के साथ अगर B चेंज होगा तो एक काम करो, यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लो छोटी सी, ये एक स्ट्रिप ले ली गई, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की कितनी है, x है सपोज, और इस स्ट्रिप की थिकनेस जो दे रखी है वो कितनी है, वो dx है। ये कितनी है, ये dx दे रखी है, ये dx है, ठीक। तो अगर ये dx है तो उससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स निकाला जाएगा फाई, d फाई 2 1 इज इक्वल टू में करंट इसमें एज्यूम किया गया है, बताओ कितना लिखा जाएगा, b इंटू ए। तो इससे x डिस्टेंस पर क्या लिखा जा सकता है, तो म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई में 2 पाई x बन जाएगा। सही से दिख रहा होगा, म्यू नॉट i अपन 2 पाई r होता है लॉन्ग वायर की वजह से। और b हो गया एरिया, एरिया क्या लिखा जाएगा, तो x इंटू में dx लिखेंगे। और दूसरी बात यहां पर लिखा जाएगा b इंटू में dx, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी b है और यहां से यहां थिकनेस कितनी दे रखी, dx बन गया। सॉल्व कर दो इसे, तो अगर यहां से फाई 2 1 निकालेंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट i b डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई में x। x कहां से शुरू होगा, तो x शुरू होगा L से लगा करके L प्लस a तक जाएगा, दिख रहा होगा, यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें तो बन जाएगा म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर बन जाएगा ln L प्लस a डिवाइडेड बाई में बन जाएगा L, ये बन जाएगा।
ये किसकी वैल्यू, फाई 21 की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट वायर दिया गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए m, तो इसमें i हटा दो, जो भी बचेगा वही तो m होता है। तो i हटाओ, क्या लिख सकते हैं इसे, यहां पर लिखा जाएगा m इज इक्वल टू में म्यू नॉट, i हट गया तो यहां पर b बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 2 पाई ln, l से l को कैंसिल करवा देते तो 1 प्लस a बाई l लिखा जाएगा। ये हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इन दोनों के बीच में। तो देखो म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई ln 1 प्लस a बाई l लिखा जाएगा। अगर खुद से ट्राई करना है तो पहले ट्राई कर लें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। करना क्या है, एक में करंट फ्लो करेगी, दूसरे का फ्लक्स निकालेंगे हम। वहां पर क्या करते, जिसमें करंट फ्लो करती थी उसी का फ्लक्स हम निकालते थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा, हम दूसरे का फ्लक्स निकाला करेंगे। अगर इजी नहीं होगा निकालना तो जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं क्वेश्चन में, उसके अलावा किसी दूसरे में हम करंट एज्यूम करेंगे, वहां से m निकालेंगे, फिर जो कुछ भी दिया गया डाटा उसके साथ डील करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन उसी पर है। यहां पर कह रहे हैं कि 2 कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ रेडियाई r एंड 2r, r की वैल्यू r से ज्यादा है, रिप्लेस एट लार्ज सेपरेशन x, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल L1 ड्यू टू द करंट इन कॉइल L2। चलो सुनो, करंट उसमें दे रखी है ना, है ऐसा, तो उसमें अगर दे रखी है तो उस करंट की वजह से यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा उसके लिए तो b वेरिएबल होगा, और b अगर वेरिएबल होगा तो उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा इजी नहीं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इजी नहीं होगा। इसका उल्टा कर सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम M21 जो होता है वो M12 के बराबर होता है ना। तो क्या करते हैं हम, वो करंट है, जो भी करंट है, ये सपोज हमारे पास ये करंट दे रखी है I2, इस I2 की वैल्यू I है, और इसमें एक करंट एज्यूम कर लेते हैं, सपोज हमारे पास करंट कितनी है, I1 करंट है, हमने एज्यूम की है। इसकी करंट की वजह से वहां पर हम फील्ड लिखेंगे, क्या लिखते थे, फार्मूला याद होगा, रिंग की वजह से फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, तो B इज इक्वल टू में लिखा जाता था म्यू नॉट I, तो I में हो जाएगा I1 a स्क्वायर, मतलब कैपिटल R का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई में ट्वाइस, यहां पर लिखते हैं R स्क्वायर प्लस डिस्टेंस x स्क्वायर, पावर बनेगी 3.5। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर हम यहां पर ये b लेकर के चलते हैं और ये स्मॉल r कैपिटल R का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, तो यहां पर जो फील्ड बनेगा इस पूरे लूप के लिए यूनिफॉर्म मान सकते हैं। अगर फील्ड को यूनिफॉर्म मान लेंगे तो यहां से फ्लक्स निकाल लो, तो फाई 21 इज इक्वल टू जो बन जाएगा वो लिखा जाएगा m, या बी ए लिख लेते हैं पहले, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, तो b बन जाएगा म्यू नॉट I1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर बन जाएगी 3.5। ये हो गया b इंटू में एरिया, उसका एरिया क्या लिखा जाएगा, पाई स्मॉल r का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये वैल्यू निकाल ली, तो इसमें देखो I1 के अलावा जो बचा वो m है, तो यहां से निकालो पहले क्या बनेगा, m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट r स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहां पर बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर बनेगी 3.5। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 1, उसमें करंट, तो इसका फ्लक्स बताओ। बहुत अच्छा है, इसका फ्लक्स हो जाएगा फाई 12 इज इक्वल टू में बन जाएगा M12 इंटू में उसकी करंट, तो उसकी करंट कितनी लिखी जाएगी I2, I2 की वैल्यू कितनी है I है, सही है ना। अब क्या करना है, यहां का m वहां के m के बराबर होगा, सॉल्व कर दो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट, ये बन जाएगा r स्क्वायर, म्यू नॉट r स्क्वायर पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यहां लिखा जा सकता है 2, ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर बनेगी 3.5, इनटू में क्या लिखा जा सकता I, ये बन जाएगा 512। देखो कितना इजी निकालना, मतलब हम यहां पर जो फील्ड था वो वेरिएबल था, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दे रखी थी। इसका उल्टा कैलकुलेशन हम लोगों ने शुरू किया, क्या कि हम यहां पर करंट एज्यूम करेंगे, उसका फ्लक्स निकालेंगे और m निकाल लेंगे, इसकी रेस्पेक्ट में इसका m या इसके रेस्पेक्ट में इसका m सेम निकल के आने वाले हैं। तो जब दोनों जगह की वैल्यू m की सेम निकल के आएगी तो वही सॉल्व कर दो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो, तो ये 512 निकल के आएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट पाई r स्क्वायर I 2, और यहां बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3.5। तो जब कभी भी हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, b वेरिएबल हो, इतना वेरिएबल हो कि कैलकुलेशन करना टफ हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज हम कर सकते हैं, यहां पर किया गया। अगला,
अगला है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एंड स्मॉल लूप ऑफ एरिया दिस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिस शोन इन फिगर। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? फ्लक्स निकालते हैं, तो इसकी करंट का वहां फ्लक्स निकालो तो क्या लिख सकते हैं, B इंटू में A, यही बन जाएगा फाई, होगा ना? ठीक है, तो फाई की वैल्यू B इंटू ए बन जाएगी, तो बोलो M, B की वैल्यू म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाय में करंट नहीं पता, करंट मान लेते हैं इसके अंदर आई है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, इंटू में एरिया क्या बन जाएगा, तो एरिया उसका क्या लिखा गया, एरिया लिख दो सीधे सीधे। और यहां पर ये फाई निकल क्या है, फाई को क्या लिखा जाता है, m इंटू में I1 लिखते हैं, जो भी करंट होगी I, तो I1 के बराबर लिख दिया जाएगा इसे। तो यहां से m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, म्यू नॉट a डिवाइडेड बाई में 2 पाई x, सही है। म्यू नॉट की वैल्यू होती 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, एरिया कितना दिया गया है 10 टू द पावर ऑफ -8, डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा 2 पाई, x की वैल्यू दे रखी है हाफ, सही है। सॉल्व कर दो इसे, तो ये बन जाएगा 2 पाई से 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 बन जाएगा 4, सही है। तो यहां पर बन जाएगा 4 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -15 हेनरी, देखो आ रहा है, ये देखो आ रहा है। तो इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो उसका सबसे पहले क्या निकालना, फ्लक्स, फ्लक्स निकालने के बाद कंपेयर करवा के m निकालेंगे, m की वैल्यू जैसे निकल आएगी, जो भी डाटा अननोन होगा उसकी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, ए फाइनाइट लूप इज प्लेस्ड नियर इनफाइनाइट लूप, ये इनफाइनाइट लूप है, वहां फाइनाइट लूप है, तो इसकी वजह से क्या करना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। कह रहे हैं फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, सबका वही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रही आई, चाहो तो उसमें भी करंट मान सकते हो, लेकिन दिक्कत ये होगी कि यहां पर जब करंट मानेंगे तो ये इनफाइनाइट है, तो इसका फ्लक्स लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा केस, तो इसमें करंट इधर से इधर की तरफ जा रही है, इनफाइनाइट लूप है, बढ़िया। अब क्या करना होगा, यहां पर भी जो फील्ड बनेगा वो तो वेरिएबल होगा, फील्ड अगर वेरिएबल होगा तो एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, ये स्ट्रिप ले लेना है, स्ट्रिप कितने की, dx की, डिस्टेंस कितनी यहां से, तो यहां से डिस्टेंस x हो जाएगी, तो इधर वाले से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस x हो जाएगी। अब यहां पर फील्ड दोनों वायर्स की वजह से बनेगा, तो अगर फील्ड दोनों वायर्स की वजह से बनेगा और इनकी वजह से नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा वो पता है। अब देखो, अगर हम यहां से लिखते हैं फाई 21 इज इक्वल टू में b क्या बनेगा, तो b की वैल्यू लिखवाओ पहले, इस वायर की वजह से वहां, तो बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x बन जाएगा, ठीक है। ये कहां बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, क्रॉस लगेगा, ठीक है। अगला इसकी वजह से जो बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, तो कम होगा, माइनस लगा के लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a प्लस x लिखी जाएगी। ये तो हमारे पास b निकल के आ गया, b इंटू में एरिया, उसका एरिया कितना लिखा जाएगा, तो b इंटू dx। सॉल्व कर दो इसी को, तो यहां से फाई 21 इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट आई, यहां पर b डिवाइडेड बाय में 2 पाई बन जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन x, यहां पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय में a प्लस x बन जाएगा। लिमिट कहां से कहां लगेगी वो देख के बताओ, तो लिमिट शुरू होगी c से लगा करके, ये c से लगा करके शुरू होगी ना लिमिट, और कहां तक जाएगी, c प्लस b तक जाएगी, c प्लस b तक जाएगी। सॉल्व कर दो इसे, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां पर बन जाएगा ये ln c प्लस b डिवाइडेड बाई में c बनेगा, देखते जाओ, और इसको लिखेंगे माइनस, यहां पर बन जाएगा ln a प्लस x, x का मतलब c प्लस b, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर बन जाएगा a प्लस c, ठीक है। एक साथ ही सॉल्व कर दिया पूरा। अब इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस में लिखे गए हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करा दो, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई, या ऐसे लिखो म्यू नॉट बी डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और इसे लिखा जा सकता है ln c प्लस बी, इंटू में क्या लिखा जाएगा, यहां पर a प्लस सी हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई, इसे सी लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इतना लिखा जा सकता है। और इनटू में क्या लिखेंगे, आई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया यही तो m है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो m निकल के आने वाला है वो कितना बनेगा, वहां से देख के बोलो, m इज इक्वल टू म्यू नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ln, यहाँ पर लिख सकते हैं c प्लस बी, यहाँ पर a प्लस सी डिवाइडेड बाई में c a प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा। इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना इधर, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी, यहां पर ये देखो लिखा गया है म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l, तो म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l के ऊपर ही ये बेस्ड है, इसका आंसर भी सेम यही आने वाला है। पढ़ के देखना चाहो तो इसे खुद से ट्राई कर लेना। 2 इंसुलेटेड वायर्स आर वाउंड ऑन द सेम हॉलो सिलेंडर, ऐसा है, ये एक सिलेंडर दिया गया है और इस पर 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर को बांध दिया गया सोलेनोइड कॉमन एयर फील्ड कोर, कॉमन एयर फील्ड कोर है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं, देखो ऐसा, ठीक है, एक ये कोर हो, मतलब एक ये वायर लपेट दिया गया इसके ऊपर, दूसरा वायर इस तरह से लपेटा जा रहा है, सपोज ये इस तरह से लपेट दिया गया, ठीक है, दोनों एक ही के ऊपर तो हैं, ठीक है। जब दोनों एक ही के ऊपर होंगे तो ये जो है येलो वाला दिख रहा होगा, इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, n1 है, और जो ये ग्रीन वाला है इसमें नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, n2 हैं। इसका जो एरिया दिया गया है वो कितना है, अब एरिया दोनों का सेम ही होगा तो एरिया ए दे रखा, किसी में भी करंट फ्लो करवा लो, उसके अंदर जो फील्ड बनने वाला उसे यूनिफॉर्म हम मानेंगे, और अगर मानेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर देखो सब कुछ लिखा भी गया है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखा जाएगा, बी इंटू ए, फाई निकालो पहले, तो बी बन जाएगा म्यू नॉट, बोलो म्यू नॉट एन, तो ये बन जाएगा n1 बाई एल इंटू में आई, ठीक है, इंटू में एरिया लिखेंगे, एरिया हो गया, ये फाई बन जाएगा, कितने नंबर ऑफ टन्स है, तो n2 है, तो n2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये दोबारा से मिल जाएगी म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l मिलेगा। सेम वही क्वेश्चन है जहां पर फिगर बना के एक्सप्लेन कर दिया गया अलग से। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज 2 कंसेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स विद रेडियाई a एंड b, करंट I is equal to 2t flows in the smaller loop, स्मॉलर लूप के अंदर करंट फ्लो कर रही है 2t है, तो मान लेते हैं इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो 2t दे रखी है, करंट की वैल्यू है, टाइम का फंक्शन है इस बार करंट, ठीक है। फॉर स्मॉलर लूप नेग्लेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर लूप, बाहर जो वाला जो लूप है उसका सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लेक्ट कर दो, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, बहुत इजी, क्या करना है, ये जो कह रहे हैं उसका अपोजिट काम करो। अपोजिट काम क्या करना है, बाहर वाले की वजह से, देखो इस फिगर को हम लोग अपने तरह से रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ लिया है तो उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने अलग से उसे हाईलाइट करके पढ़ा। यहां से देखो ये बनेगा, इसमें करंट फ्लो करवाएंगे हम, इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, सपोज आई करंट फ्लो करती है, इसकी रेडियस कितनी है, b है, और जो अंदर है इसकी रेडियस कितनी है वो a दे रखी है, ठीक है। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालेंगे और यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस वही रख देंगे और सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेंगे। तो सुनो, अगर हम बात करते हैं यहां पर a और यहां पर b है, इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए, और यहां पर एक बात देखो दे रखी कि जो a की वैल्यू है वो बहुत कम है b से, मतलब इसके अंदर जो फील्ड होने वाला है लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, तो म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टन्स का तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई या 2r मतलब ये 2 भी बन जाएगा बाहर वाले की वजह से अंदर, और इनटू में एरिया लिखेंगे तो पाई a स्क्वायर लिख दिया जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, एक बार चेक करो, यही फाई बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, इनटू में पाई r स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहां पर अगर हम फाई इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2b, और यहां पर i निकल के आएगा, तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन तो दिख चुका होगा, क्या बनेगा, म्यू नॉट a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2b बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर पाई है ना, ये पाई a स्क्वायर, यहां पर पाई रह गया उसको भी लिखो, यहां पर भी पाई रह गया इसको लिखो,
तो पाई ए स्क्वायर बन जाएगा इनटू में आई, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2b यहां पर बन जाएगा पाई ए स्क्वायर। ये इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां डायरेक्ट यूज करेंगे हम, कैसे? यहां से देखो, अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो पहले का आंसर तो निकल आया यहां पर, क्या होगा? म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द लॉन्गर कॉइल, बाहर वाले कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा वो कितना बनेगा? बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे लिखो, बाहर वाले में जो फ्लक्स बनेगा वो किसके बराबर होगा? तो m इंटू में I के बराबर होगा। यहां पर जो ये 2t लिखा गया है ये I की वैल्यू है, अभी हम लोगों ने यहां पढ़ा, देखो लिखा भी गया है। अब क्या करना है? फाई इज इक्वल टू में mi लिखेंगे, तो फाई इज इक्वल टू में m क्या है? m देखो यहां पर दिया गया है, ये वैल्यू है म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2b इंटू में करंट, करंट कितनी दे रखी है? 2t दे रखी है। इसी को डिफरेंशिएट कर दो, ईएमएफ मिल जाएगा, तो डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर b निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लार्ज कॉइल, लार्ज जो कॉइल होगी, लार्जर जो लूप होगा उसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? ये हो जाएगा। एक पॉइंट और, ये हो गया, ये हो गया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द, नहीं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लॉन्गर लूप इज दिस, फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे देखो इधर, अगर हमारे पास कह रहे हैं रेजिस्टेंस इसका R दिया गया है, तो करंट की वैल्यू बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे बता सकते हैं? हम लोगों को पता है जो I लिखा जाता है उसे क्या लिख सकते हैं? V डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं? R लिखते हैं, होता है। तो अगर यहां से वैल्यू लिखेंगे तो V का मतलब तो E डिवाइडेड बाई में R होगा। 1/R को यहां लिख दो और E की वैल्यू यहां लिखोगे तो क्या बन जाएगा? पाई यहां पर बन जाएगा, यहां ऐसे लिखो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जा सकता है? B लिख सकते हैं इसे। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी करंट की। उन्होंने कहा फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, जब ये ईएमएफ ही टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, ये टाइम पर कहां डिपेंड कर रहा है, तो जो करंट बनेगी वो भी टाइम से इंडिपेंडेंट रहने वाली है, तो टाइम करंट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाला जा सकता है, ईएमएफ निकाला जा सकता है, करंट निकाली जा सकती है। अगर यहां पर टी स्क्वायर होता तो 2t बच जाता, फिर यहां पर करंट टाइम का फंक्शन निकल के आ जाती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं आज की क्लास के, वो देखो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना कैसे जाता है वो आई थिंक समझ में आया होगा। कोई एक होमवर्क भी इधर लिख देते हैं, इधर यहां नए पेज पर होमवर्क है। होमवर्क कुछ ऐसा दिया गया है, देखो ये एक कोई सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप दिया गया है, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है, ऐसा छोटा सा रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है। इसकी लेंथ L है, स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप दिया गया और इसकी लेंथ कितनी दे रखी? L दे रखी है। इसकी जो रेडियस है बाहर वाले की, इसकी रेडियस दे रखी है R, रेडियस दे रखी है R, और यहां पर ये दिया गया है कि जो स्मॉल l है वो बहुत बहुत छोटा है, किससे? कैपिटल R से। ये क्वेश्चन है। अब इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का सेल्फ मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का। कितना निकल के आएगा? ये होमवर्क है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसको सॉल्व करना इजी है। इसमें करंट दे रखी है I, तो इसमें बाहर वाले में करंट एज्यूम करोगे अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालोगे, बाद में I से रिलेट करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। आगे कुछ पॉइंट्स में दिया गया टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है। तो इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइल दे रखी है ऐसी, इसके सामने एक दूसरी कॉइल दे रखी सेम ऐसी ही, ये ऐसे निकाला जा सकता है फ्लक्स। देखो अगर यहां पर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, इधर से ये मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, और इधर से
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, ये इस तरह से। तो दोनों में फ्लक्स सेम है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज सेम, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज सेम। और अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज सेम का अगर केस होता है तो उस केस में क्या लिखोगे, फाई टोटल लिखा जाए अगर, तो क्या लिखा जाता है, इसमें खुद की वजह से खुद फ्लक्स लिंक होगा, ऑफ कोर्स कितना लिंक होगा, Li1 प्लस यहां पर क्या लिंक होगा, Mi2 लिंक होगा। आया समझ में? यहां का क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें करंट फ्लो करती फाई इज इक्वल टू में Li लिखा जाता है, तो इसका जो फ्लक्स होगा L इंटू I1 ही लिखा जाएगा, इसका जो सेल्फ फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा L इंटू I2। इसकी वजह से यहां फ्लक्स लिंक होगा, इसकी वजह से यहां फ्लक्स लिंक होगा, वो म्यूचुअल में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां से फाई टोटल लिखा जाता है तो वो क्या लिखेंगे, L यहां पर, या फिर EMF इंड्यूस लिखना चाहो, EMF इंड्यूस जो नेट बनेगा वो LdI1/dt बन जाएगा, प्लस M बन जाएगा, यहां पर dI2/dt बन जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं, कॉइल पर जो भी यहां पर ये कोर ली गए, इनके ऊपर वायर्स वाउंड किए गए, उसमें करंट फ्लो कर रही, तभी तो बनेगा फ्लक्स, तब के लिए EMF और फ्लक्स इस तरह से लिखा जाता है। ये इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रखेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पॉइंट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास यहां पर एक कॉइल दे रखी है, दूसरी कॉइल यहां पर दे रखी है, इसका फ्लक्स इधर निकल रहा है बाहर की तरफ और इसका फ्लक्स इधर निकल रहा बाहर की तरफ, तो यहां पर अगर हम फाई नेट की वैल्यू लिखते हैं, टोटल फ्लक्स जो दोनों की वजह से पूरा जो लिंक होने वाला है, Li1 बनेगा माइनस Mi2 बन जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो EMF बनने वाला है वो लिखा जाएगा L dI1/dt माइनस M बन जाएगा dI2/dt बन जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा टोटल फ्लक्स से रिलेटेड, उन्हें याद रखना है। याद होगा जब हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे थे वहां पर एक क्वेश्चन छोड़ा था हम लोगों ने, वो सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था, उसको हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे कि कैसे सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स लिखे जाते हैं। ये जो होता है इसे हम सेल्फ फ्लक्स कहते हैं, ये जो होता है इसे कहा जाता है म्यूचुअल फ्लक्स। दूसरे की वजह से किसी और में फ्लक्स बना, यहां पे खुद की वजह से खुद में फ्लक्स बनता है। ठीक है, एक और पॉइंट होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया हो, यहां पर हम लिखते हैं फाई 21 इज इक्वल टू में M21, यहां पर लिखा जाता है D, या फिर ऐसे करंट लिखी जाती है ना यहां पर, तो करंट की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 2 में है तो 1 लिखा जाता है यहां पर। सिमिलरली अगर फाई 12 लिखते हैं तो यहां पर M12 लिखेंगे, यहां पर करंट कितनी लिखी जाती है, 2 लिखी जाती है। ये बात हम लोगों ने अभी पढ़ी है। ठीक है, सेम पॉइंट्स हैं। अब हमें ये बताना है यहां से देख करके कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर एक कॉइल ऐसे बनी है, देखो स्पीकर को समझते जाओ, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एक कॉइल ऐसे बनी है और दूसरी कॉइल इसके ऊपर इसी तरह से लपेट दी गई है, ये ऐसे दूसरी कॉइल है, ये कॉइल फर्स्ट और ये जो दे रखी है दैट इज कॉइल सेकंड, दूसरी कॉइल हो गई। तो ये पहली कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमें, यहां से देखो, अब ये देखो, अगर हम बात करते हैं किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करवाएं, दूसरी का फ्लक्स निकालते हैं, तो क्या यहां पर फ्लक्स का लीकेज होगा, नहीं होगा, फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं ना, फ्लक्स लिंकेज इज सेम इन बोथ द कॉइल्स, बोथ द कॉइल्स, दोनों में जो दोनों कॉइल होंगी उनमें जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो दोनों में सेम रहने वाला है। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ दिए होते हैं तो उस केस में देखो क्या लिखा जा सकता है इसे, यहां से अगर हम लिखते हैं कि M21 की वैल्यू तो क्या बन जाएगी, यहां पर बन जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, 2 में, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, फाई 21 डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है, I1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर M21 की वैल्यू हो गई तो M12 लिखवा दो, ये लिखा जाएगा N1, यहां पर फाई 12 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं।
सेल्फ इंडक्टेंस का भी इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, वो लिखा जाता है L इज इक्वल टू में या L1 इज इक्वल टू में N1 phi1 डिवाइडेड बाई में I1, ऐसा लिख सकते हैं। L2 इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, N2 phi2 डिवाइडेड बाई में I2 लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर F, यहां पर देखो कॉन्सेप्ट यूज तो किया गया है कि अगर इन दोनों को एक ही पास रखा गया तो इनसे लिंक होने वाला फ्लक्स सेम बनेगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि F phi12 इज इक्वल टू phi21 हो और साथ में यहां पर M12 की वैल्यू M21 के बराबर हो जाए और उसको बराबर कर देते हैं M के, ऐसा हम सपोज करते हैं, ऐसा मान लिया। तो अगर M12 लिखा जाए और M21 लिखा जाए तो इसका मतलब सिंपली M स्क्वायर के बराबर होगा। और M12 क्या है, यहां से देखो तो ये लिखा गया है N2 phi2 डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, वो I1 लिखा जाएगा। और साथ में यहां पर दूसरा लिखवाओगे तो क्या लिखवाएंगे, या N1 phi1 डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर जो फ्लक्स लिखा दूसरे का फ्लक्स है ना, पहले की वजह से फिर ऐसा फ्लक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां से ये जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगा, यहां से देखो N1 phi1, यहां पर N1 phi1 ये L1 बन जाएगा, ये L2 बन जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं जो M स्क्वायर बनेगा वो L1 इंटू L2 बनेगा। तो M की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी, स्क्वायर रूट ओवर L1 L2 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जो हम लोगों ने अजम्पशन लिया ये हर बार जरूरी तो है नहीं कि हो, जितना फ्लक्स यहां बने उतना ही फ्लक्स उसके साथ भी लिंक हो, दोनों का फ्लक्स सेम हो। अगर दोनों का फ्लक्स सेम नहीं होता है, यहां पर देख लेते हैं नए पेज पर, इफ देयर इज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स बिटवीन द कॉइल्स, कॉइल के बिटवीन अगर कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो M होगा वो लेस देन होगा किससे, L1 L2 के स्क्वायर रूट से। तो यहां पर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी लाने के लिए यहां पर एक स्मॉल कांस्टेंट K लिखा जाता है और यहां पर लिखते हैं L1 L2 लिखा जाता है। ये फार्मूला निकल के आता है, इस K को ही कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है। कपलिंग कोएफिशिएंट हो गया। अब इसकी वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होती है। कैसे, अगर एक कॉइल इस तरह से है और दूसरी कॉइल इसी के ऊपर लपेट दी जाए, इसी तरह से लपेट दी जाए, तो इस केस में K इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है फॉर टाइट कपलिंग, फॉर टाइट कपलिंग। टाइट अगर कपलिंग होती तो उसके लिए K की वैल्यू 1 लिखी जाती है। और अगर ऐसा हो, एक कॉइल यहां पर है और दूसरी कॉइल इसके ऊपर थोड़ी दूरी पर रखी गई है, ये ऐसा दिया गया हो, तो इन दोनों में देखो कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज होगा। तो यहाँ K की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। यहां पर लिखा जाता है लूज कपलिंग। लूज अगर कपलिंग होती तो उस केस में ऐसा होता है, और लूज कपलिंग ना हो करके बिल्कुल बेकार कपलिंग की गई हो तो कुछ ऐसा होगा। देखो यहां पर ऐसा, और दूसरी कॉइल जो रखी जाएगी कुछ ऐसी रखी जाएगी। इस केस में जो K लिखा जाता है वो 0 लिखा जाता है। तो टाइट कपलिंग के लिए K की वैल्यू 1 लिखी जाती है, लूज कपलिंग के लिए K की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 लिखी जाती है। इस केस में जब कोई इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता ही नहीं है तो उस केस में K की वैल्यू 0 लिखी जाती है। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। एक और इसको डिफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो। वैसे K की वैल्यू निकल के क्या आएगी, तो निकल के आएगी M डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर L1 L2 आएगा। यही तो बनेगा K की वैल्यू। तो K को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये होता है म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइडेड बाय में लिखा जाता है सेल्फ फ्लक्स। कहीं कहीं पर आप लोगों को लिखा मिलेगा यहां पर फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइडेड बाय में फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, ऐसा भी देखा जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक नया टर्म होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, अलग अलग केस में वैल्यू कैसे लिखी जाती है, अजम्पशन क्या होता है वो मायने रखता है। अजम्पशन ये है कि पहला जब हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें मान लेते हैं कि दोनों कॉइल से जो फ्लक्स लिंक होगा वो सेम रहेगा।
ठीक है, इस तरह से हम इसे डिनोट कर पाते हैं। यहां पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है या फ्लक्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो नेट फ्लक्स और नेट ईएमएफ कैसे लिखा जाता है। साथ में यहां पर हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, सॉल्व करना खुद ही। यहां पर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किए। करंट वेरिएबल होता है तब का केस देखा, करंट कांस्टेंट होती है जिसमें हमें फ्लक्स निकालना होता है, उसमें करंट ना देकर किसी और में करंट दी जाए या किसी और की करंट से हम फील्ड निकाल ना पा रहे हो तो उस केस में क्या करते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम। और यहां पर अलग अलग केस के अंदर हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ी, यहां पर इंडक्टर के बारे में पढ़ा कि 3 अलग अलग कोर होती हैं, जब भी कभी दी जाएंगी तो ऐसा होगा। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है किन चीजों पर डिपेंड करता है, यहां पर मेंशन किया गया, ये है डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्किट से रिलेटेड, इंडक्टर का बिहेवियर सर्किट के अंदर कैसा होता है, सर्किट में जब उसे जोड़ा जाता है तो करंट डिके, करंट की ग्रोथ, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।